बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। शुरू करते हैं कल जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के इलाके में। गुज़श्ता रोज़ लापता हो जाने वाला फ़ौजी हेलीकॉप्टर जो था उसका मलबा मिल गया। DGISPR का एक ट्वीट है मेरे सामने जिसमें वो कह रहे हैं द wreckage of unfortunate helicopter which was on flood relief operations found in Musa Goat Winder Lasbela. All 6 officers and soldiers including Lieutenant General Sarfaraz Ali embraced shahadat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Accident occurred due to bad weather as per initial investigations. एक ट्रिब्यूट हमारे शोहदा के लिए जो सैलाब ज़दगान की मदद को निकले थे और अपने खाले हकीकी सजा मिले। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान जो थे उन्होंने जाम शहादत नोश किया और इसमें जवान भी शामिल थे। और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के हवाले से आप लोगों को अब तक पता लग गया होगा अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं कि वो DGIB भी रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर थे और FC को भी हेड करते रहे हैं मुश्किल वक्त में। तो यकीनी तौर पर एक बड़ा लॉस घर वालों के लिए है, बट एट द सेम टाइम कौम का नुकसान है, नेशन का लॉस है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, बका के लिए काम करते हैं। कोई इस तरह की डिज़ास्टर आ जाता है तो उसको भी देखते हैं, उसको भी मैनेज करते हैं, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा जो पिटिशनर थे अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने फैसला आने के बाद डिसीजन के हवाले से क्या कहा सुने। इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्जामात की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि जो अकाउंट्स थे PTI ने वो खुफिया रखे। आज का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। मैं मुतालबा करता हूं कि इमरान खान इस्तीफा दे। एक तो मैं अब सर्च करूं कि इस फैसले के हवाले से तीन बातें हो रही थी मीडिया में। एक तो ये कि जो बैरूनी या ममनुआ फंडिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर वो साबित होती है तो फिर वो बाहक सरकार जब्त हो सकती है, कॉन्फिस्केट हो सकती है। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया PTI को। दूसरी बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसोल्यूशन हो सकती है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी कि उसको ख़त्म किया जा सकता है अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाती है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी है। तीसरी बात ये हो रही है कि जो डिक्लेरेशन इमरान खान साहब की तरफ से गई थी कि ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, ये फाइनेंशियल हमारा रिकॉर्ड है, क्योंकि उसके अंदर अब वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, चीज़ें और तरह से सामने आई हैं, तो उनके ऊपर 62(1)(f) का इतलाक हो सकता है कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन दिया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से भी कोई डायरेक्शन या ऑब्जर्वेशन नहीं आई है और आनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट ऑफ लॉ का काम होता है इस तरह की डिक्लेरेशन देना, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कभी भूल भी जाता है, क्योंकि फैसल वाडा के केस में जब उनको ताहयात नाअहल उन्होंने किया है, डिस्क्वालीफाई किया है, 62(1)(f) का हवाला दे दिया था। हालांकि दे वर नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन फैसले में उन्होंने वो लिख दिया। फैसल वाडा ने बाद में उसको चैलेंज किया, अभी तक उसका फैसला हो नहीं सका, लेकिन इस केस में इस तरह की कोई बात इन्होंने नहीं की। अब अकबर एस बाबर साहब ये कह रहे हैं कि PTI में रजीम चेंज का वक्त आ गया है, यानी कि माइनस इमरान फॉर्मूले की बात वो कर रहे हैं। PTI में माइनस इमरान चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, ये अकबर एस बाबर का विजन है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये नहीं पॉसिबल है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी ने डिसीजन के बाद क्या कहा सुने। कॉन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते। मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिले हैं, मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं। मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इस फैसले के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया, वो भी सुन लें।
ये साबित हुआ है कि फितना फसाद खान झूठा आदमी, आईनी अदारे ने उसे चोर डिक्लेयर किया है, उसे जालसाज डिक्लेयर किया, और लेकिन उसे कोई शर्म है तो उसे चाहिए खुद जो है वो मुस्तफी। कौन कौन सी डिक्लेरेशन जो है वो नहीं हुई, कौन कौन सी चीज़ जो है वो कंसील हुई है। यानी ये है चोरी, ये है डकैती, ये है वो अमल कि जिस अमल की बुनियाद के ऊपर जो है इस आदमी को जो है वो सारी हमेशा के लिए जो है वो नाहल होना चाहिए। फिर मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में कुछ बातें की, कुछ नाम लिए। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिनके नाम इस फैसले में आए हैं, जाहिर हुए हैं, जिनसे इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग ली है। ये भी सुने। एजेंट वो है जिसने वर्षा लूथरा से पैसे लिए, जिसने रुमीता शेट्टी से पैसे लिए, जिसने लीसा एस से, एसबेलिटा से, चार्ल्स हेन्स से, नेट से, लरीसा से। ये कौन लोग हैं? ये साहिवाल में रहते हैं, ये सारे पेशावर के शहरी हैं, इन सब के नाम लिखे पड़े हैं। रुमीता शेट्टी से पैसा लेने वाला शख्स हमें कह रहा था कि हम एजेंट हैं। ये वर्षा लूथरा से पैसे लेने वाला शख्स हमारे ऊपर आर्टिकल 5 लगा रहा था। और ये चरणजीत सिंह कौन है भाई? ये पंजाब के कौन से गांव से है? मैं आपसे पूछता हूं, 350 फॉरेन कंपनियों से पैसे लिए, वो इंपोर्टेड है या हम इंपोर्टेड है? अरे चरणजीत सिंह जो भी है वो अपनी जगह पर एक बहस है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में चरणजीत सिंह का जिक्र जहां पर आता है तो उसकी तरफ से जो डोनेशन दिया गया पीटीआई को बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के, वो $50 है। $50 है। चरणजीत सिंह जो भी है, $50 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में आ रहा है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड किया है। वर्षा लूथरा $125, लीजा सी $1250, चार्ल्स हेन्स $100, लैंजा $100, इजाबेला $250 और रुमेता शेट्टी जो हिंदुस्तानी निजाद अमरीकी खातून कह रहे हैं वो 13,000 या $14,000 के करीब, वो 13,700 के करीब रकम है, जो कि अगर आप उस हिसाब का एक्सचेंज रेट देखें तो 13 लाख या 13.5 लाख या 14 लाख बन सकता है। तो ये कुल मिला के अगर $50 है, $250 है, $1,250 है, $100 है, 1300 या $13,500 है, तो इन इंडिविजुअल्स के हवाले से मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। बहरहाल ये कह रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब। और आखिरी चीज़ आप सुन लें, फिर मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। हनीफ अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि अब इस फैसले के बाद दोबारा हम 62वां F में सुप्रीम कोर्ट का सुनेंगे। जो लोग इमरान खान साहब को जानते हैं वो ये ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत किसी चीज से है तो वो पैसों से है। पैसों से ज्यादा मोहब्बत है, लोगों की जेबों से मोहब्बत है, ख्वाह वो पाकिस्तान के अंदर वो जेबें हों या पाकिस्तान के बाहर जेबें हों। तो इसलिए कि इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरे साथ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शोएब शाहीन साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब फरमाइएगा, कैसे देख रहे हैं आज के इस फैसले को? देखिए, आज का जो फैसला है, बहरहाल इसने पीटीआई के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात तो ज़रूर पैदा की हैं, लेकिन जिस तरह की आज सारा दिन डिस्कशन रही और पीएमएलएन और पीडीएम के दोस्तों ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया, जिस तरह चोर कहने वाले फैसले किए, ये मेरा ख्याल है नामुनासिब है। एक बात आपको बताऊं कि ये आज भी किसी जगह ये नहीं है कि इमरान खान ने एम्बेजलमेंट कर ली और ये जो अमाउंट उसके अकाउंट्स में पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में आई है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के उस अकाउंट से निकाल कर इमरान खान ने या उनके किसी लीडर ने अपने लिए कोई महल्लात खड़े कर दिए या उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे एम्बेजलमेंट की बू आती हो। ये एक इल्ज़ाम भी नहीं है चाहे कि उसका सबूत हो। दूसरी बात एक ज़रूर कह सकते हैं, ये तो मुद्दा भी नहीं था ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, ये तो इशू ही नहीं था ना जी, ये तो इशू नहीं था। इशू तो सिर्फ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए, बैरूनी ममनुआ फंड रिसीव हुए हैं कि नहीं पीटीआई को, ये इशू था। मैं आपको जो बात कर रहा हूं ना, देखें, जब आप किसी को चोर कहते हैं, किसी के ऊपर एम्बेजलमेंट का इल्जाम लगाते हैं, तो फिर एम्बेजलमेंट साबित करनी है ना। मैंने तो वो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं जो आज की गई है इस जजमेंट या इस ऑर्डर को रेफरेंस देकर। ठीक है, ऑर्डर में जो बातें आई हैं उसके हवाले से मैं कहूँ ना, एक बात बड़ी वाजे है, पाकिस्तान का कोई भी शख्स, पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठा है या पाकिस्तान में बैठा है, एक बात वाजे है
कि इमरान खान के ऊपर एम्बेजलमेंट आज तक ना कोई इल्ज़ाम लगाता है ना उन्होंने साबित की है। इसलिए ये कहना कि इस आर्डर ने उनको चोर डिक्लेयर कर दिया है, ये नामुनासिब बात है। अब आप आगे आते हैं, चले आगे बढ़ें, ये एम्बेजलमेंट से आगे बढ़ें। मैं आगे बढ़ता हूं ना, इसको मैं वही कह रहा हूं ना कि क्या ये इर्रेगुलरिटी थी और या इसके ऊपर जो सीरियस जो चार्जेस बनते हैं वो बनते हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि इस जो मिस डिक्लेरेशन वाली बात हो रही है उसमें जो आर्टिकल 62 की प्रोविजंस हैं, या वो जो एक सेनेट या पार्लियामेंट का मेंबर जब एक एफिडेविट देता है या वो अपनी डिक्लेरेशन देता है, दैट इज समथिंग एल्स। क्योंकि अगर मैं पार्लियामेंट में मेंबर बन गया हूं या बनना चाहता हूं तो मैंने अपने पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टीज, खा वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, मैंने वो पेश करनी है, बतानी है, क्योंकि मैं उसका मालिक हूं। और जबकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका अंडर द लॉ जो पुराना था या नया है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होने के बाद वो जो स्टेटमेंट बनाएंगे उस स्टेटमेंट को वो सर्टिफाई करेगा। फिर उस सर्टिफिकेट, फर्ज करो उस सर्टिफिकेट गलत साबित होता है, दैट इज नॉट एन एफिडेविट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? लॉ में जिस स्पेशल लॉ है ये, लेकिन सवाल ये है ना शोएब शाहीन साहब, नहीं है, ठीक है, सवाल यह है कि 62(1)(f) में कहां लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स एफिडेविट पर ही झूठ बोले तो वो सादिक और अमीन नहीं है? मतलब कि ये तो अदालत की सवाबदीद पर है, वो कहीं पर सर्टिफिकेट में भी पकड़ सकती है अगर साबित हो जाए, या हकायक या रिकॉर्ड या एविडेंस से किसी और जगह साबित हो जाए। ये कहां पे लिखा है 62(1)(f) में कि सिर्फ एफिडेविट पर ही अगर कोई शख्स झूठ बोले तो उसके ऊपर 62(1)(f) का इतलाक हो सकता है? देखें, ये एक स्टेटमेंट है उसकी, वो सर्टिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेशन का जिस लॉ के तहत प्रोसीडिंग्स होनी है उसका कॉन्सिक्वेंसेस में लिखा हुआ है। कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर इस तरह प्रोहिबिटेड फंड से पैसे आएंगे तो दैट वुड बी कॉन्फिस्केटेड। अब दो बातें और हैं, दो बातें वो ये है कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी की तरफ जाएगा, उसका जो मौजूदा लॉ है या जो पुराना लॉ है। मौजूदा लॉ जो है इलेक्शन एक्ट 2017, उसका सेक्शन है 212, या जो पुराना लॉ है तकरीबन उसके रिजेम्बलेंस है। उसमें तीन कंडीशंस हैं। एक ये है कि फॉरेन एडेड पार्टी हो, दूसरा ये है कि उसने वो जो सॉवरेनिटी और सालमियत और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान की वो कंप्रोमाइज किया हो, तीसरी ये है कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हो। ये तीनों कंडीशंस उसमें फॉल नहीं करती। फिर स्पेशल लॉ को अगर आप देखेंगे, उस स्पेशल लॉ में उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि फर्ज करो हम ये साबित करने में ये कामयाब हो जाते हैं कि वो फंड्स, अब आप इसमें देखेंगे जैसे आपने खुद बताया, इसमें मोस्टली अमाउंट कहां से आई है? इसका जो ऑर्डर है मेरे सामने है, मोस्टली अमाउंट इसका आखिरी जो ऑर्डर है, ये जो शो का नोटिस इसको कहें, उसका डी में लिखा है पीटीआई पाकिस्तान नोइंगली एंड विलफुली रिसीविंग डोनेशंस थ्रू पीटीआई यूएसए एंड पीटीआई यूएसए सो एंड सो अमाउंट को 25 लाख पाउंड डॉलर रिसीव्ड इनटू द अकाउंट्स ऑफ द पीटीआई पाकिस्तान। दूसरा है ई, पीटीआई पाकिस्तान नोइंगली एंड वेलफुली रिसीव डोनेशंस फ्रॉम पीटीआई कनाडा कॉर्पोरेशन एंड पीटीआई यूके पब्लिक लिमिटेड कॉर्पोरेशन। अब हुआ क्या? अब इसमें हुआ ये कि बाहर पॉलिटिकल पार्टी तो बन नहीं सकती थी, क्योंकि पीटीआई जब बनी यूएसए, पीटीआई आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई बनी कनाडा में, पीटीआई पाकिस्तान अगर पीटीआई यूएसए एलएलसी से या पीटीआई कनाडा से या पीटीआई यूके से फंड ले रही है तो वो फॉरेन फंडिंग में नहीं आता, ये आपका आर्गुमेंट है ना? फॉरेन फंडिंग में नहीं आता, आप कह सकते हो इसमें इर्रेगुलरिटी है। अगर कोई इर्रेगुलरिटी ठीक है, और अगर पीटीआई कनाडा, पीटीआई यूके, पीटीआई यूएसए, अगर पीटीआई कनाडा, पीटीआई यूके, पीटीआई यूएसए वहां पे कोई फॉरेन कंपनी से फंडिंग लें और वो पीटीआई पाकिस्तान को ट्रांसफर करें तो फिर क्या वो फॉरेन फंडिंग में नहीं आता? देखिए उसमें नहीं, मैं उसमें एक बात और कहूंगा। पहली बात तो यह है कि फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के पीटीआई की जिम्मेदारों की थी कि उनको इस लॉ का पता होना चाहिए था कि अगर किसी से उन्होंने लिए हैं तो। दूसरी बात यह है कि ये इन लोगों ने मेजर पोर्शन जो है वो इन लोगों ने यहाँ भेजा है, पाकिस्तान की भी तो थी। ये कह रहे हैं, देखिए ना, पीटीआई पाकिस्तान की या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर वो कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं, चले जैसा आप कह रहे हैं एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, तो वो तसल्ली कर लें कि जी जो फंडिंग आ रही है वो किसी फॉरेन कंपनी की तरफ से पीटीआई कनाडा, अमेरिका या यूके के तो नहीं आ रही, जो पीटीआई कनाडा, यूके, यूएसए हमें आगे ट्रांसफर कर रही है।
ये यहाँ पे बैठे हुए लोगों की भी तो जिम्मेदारी थी। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, इन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं, जो लॉ में लिखा है वो कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हो जो कि बेशक पीटीआई कंपनी के तौर पर भेजा है, वो सारे के सारे प्रोहिबिटेड फंडिंग में आएगा बकौल इलेक्शन कमीशन। चले, ये मुझे इजाजत है, जरा कुछ देर से खामोश बैठे। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कुंडी साहब ये फरमाइएगा कि शोएब शाहीन साहब को आप सुन रहे थे, तो वो कहते हैं कि ये डिसोल्यूशन की तरफ तो बात जा नहीं सकती है। दूसरा वो कह रहे हैं कि 62(1)(f) का इतलाक भी हो नहीं सकता। तीसरा वो कह रहे हैं कि सुबह से आप लोग चोर डाकू कह रहे हैं इमरान खान को, लेकिन इसमें कोई करप्शन या एम्बेजलमेंट का आंसर भी नहीं है, उस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में। तो फिर आप किस बुनियाद पे चोर डाकू इमरान खान को कह रहे हैं या मनी लॉन्ड्रर कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब साहब की बात मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी। क्या ये मुझे अपने टाइम पे बताना पसंद फरमाएंगे कि जो इमरान खान सुबह से रात तक हमें जो गर्दाने सुनाता है चोर और डाकू की, क्या हमें किसी केस में सज़ा हुई है? या जिस तरीके से वो लकबात लोगों को कहता है, क्या वो उसने कहीं उस पर को प्रूफ किया है? नहीं किया। लेकिन आज साबित हुआ है कि इमरान खान वाकई इंटरनेशनल चोर हुए हैं, इंटरनेशनल डाकू हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो पैसे अपने जो है वो छुपाए हैं। दूसरी बात यह है कि 16 अकाउंट्स जिसमें इस वक्त के प्रेसिडेंट अलवी साहब, साबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जिसमें असद कैसर और कासिम सूरी साहब हैं, उसमें गवर्नर जो इमरान इस्माइल साहब हैं, उसमें जो गवर्नर KP थे शाह फरमान साहब हैं, उनको के अकाउंट्स उन्होंने ऑन करना ही जो है उन्होंने ऑन ही नहीं किया उसको। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो चलो बाकी तो उन्होंने तो किसी ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, कोई चले गए हैं, लेकिन इस वक्त तो सबसे पहला इस्तीफ़ा बनता है कि आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा दे कि आपके पार्टी के जो हेड है उसने आपके अकाउंट को ऑन करना जो है वो भी गवारा नहीं किया। दूसरी बात है कि जो पैसे आए हैं, अब कहते हैं कि अब तो कहते हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग है, कि उनको कैसे पता चला, बाहर से कैसे आए, क्या चीज़ है। तो इमरान खान तो बिल्कुल मासूम सा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता उसने क्या साइन किए हैं, कुछ नहीं किए, और लोगों को जो दर्स देता था। अब देखें वो आज जो अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज कह दे कि वो सादिक और अमीन है, तो मतलब है कि वो सादिक और अमीन ताहयात हो गया है। लेकिन आज ECP जब कहे कि वो चोर और डाकू है और उसने अपने जो चीज़ें छुपाई हैं, जो अंडरटेकिंग उसने जो है वो चीज़ें जो भी अगर आप कहें कि अंडरटेकिंग था या सर्टिफिकेट था या जो भी था, उसने गलत अंडरटेकिंग उसमें की है, तो मतलब है कि वो पाक साफ़ है, बिल्कुल जमजम का धुला हुआ है। ये चीज़ ऐसे नहीं होती। अगलों को अगर आप चोर डाकू कहेंगे, एक उंगली अगले की तरफ करके 4 उंगली तुम्हारी तरफ भी जाती हैं। और आज 8 साल बाद क्यों इस चीज़ को डिले कर रहा था इमरान? क्यों उसने 8-9 वकील चेंज किए? क्यों जो ड्रैग कर रहा था? अब वो जब जो भी आता है कहता है पीपल्स पार्टी का और फलां पार्टी का और फलां पार्टी का भी फैसला करें। भाई हमने अपना हिसाब किताब खुद देना है, हमारी टीम लगी हुई है। आप अपना हिसाब किताब देने से कासिर हुए और अभी फैसला ही नहीं आया था। जैसे ही फैसला आया अगले मिनट PTI वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इस तरीके से खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं वो जो है एक और सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए। मतलब चोरी भी की है और साथ में जो है ना वो नाच गा भी रहे हैं कि हम जो है बहुत जो है वो। एक ब्रेक लेनी है, आप मेरे साथ एक चीज़ है साहब, शाहीन साहब आप ही की तरफ आऊँगा ब्रेक के बाद, और मुझे पूछना ये है कि फ़ारूक हबीब ने आज ये बोला फैसला आने के बाद कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उनके पास शवाहिद हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग या फॉरेन फंडिंग के, तो क्या कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं? और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने भी कोई ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग ली है? और अगर ली है तो क्या उस पर भी केस नहीं चलना चाहिए और क्या उस पर भी फैसला नहीं आना चाहिए? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवाज़। सीनियर सहाफ़ी सईद कायद साहब ने मुझे ज्वाइन किया ब्रेक में। कायद साहब आपकी तरफ ही आता हूँ। ये जो बातें हो रही थी कि 3 हो सकते हैं नताइज इस फैसले के। नंबर 1 तो ये कि फ़ंड्स कॉन्फिस्केट हो जाएं जिनको ममनुआ फंडिंग कहा जा रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसोल्यूशन हो जाए, पार्टी ख़त्म हो जाए। तीसरा ये कि 62(1)(f) में इमरान खान को ताहयात नाहिल कर दिया जाए। इसके नतीजे में मुझे तो लग रहा है ज़ाती तौर पे कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है वो एंड में उन्होंने सिर्फ इतनी बात किया कि हम क्यों ना शो कॉज नोटिस इशू किया जिसमें क्यों ना आपकी ममनुआ फंडिंग को कॉन्फिस्केट यानी कि बाहक सरकार जब्त कर लिया जाए। इसके अलावा डिसोल्यूशन की भी कोई बात नहीं की है, 62(1)(f) की भी कोई बात नहीं की है। तो मुझे तो लगता है कि यहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्रेक लगा दी। देखिए ना, उन्होंने तो ममनुआ यानी एक तो उन्होंने जो फॉरेन फंडिंग है उसका तो चार्ज ही उन्होंने नहीं लगाया।
दूसरा ये है कि जी कि जो है ममनुआ फंडिंग आई है। मैंने जो बात की भी थोड़ी देर पहले, मैं आपसे ब्रेक में बात कर रहा था, जब शाइक उस्मानी साहब से दीगर लोगों से बात हुई और इवन इत्तेज़ाज़ अहसन साहब से जब मेरी बात हुई, तो मेरे ख्याल में दोनों पार्टियां तो जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन ले रही हैं। हमेशा जब ऐसा कोई इशू आता है मुझे लगता है कि शॉर्ट ऑफ दैट ही होगा। और मेरा ख्याल है कि ये जो रूलिंग पार्टियां और दूसरी पार्टियां हैं इनको भी सूट नहीं करता। किसी एग्जेक्टिव एक्शन यानी एक्शन के ज़रिए पार्टियों को, चाहे ए पार्टी हो या बी पार्टी हो, उसको निकालना और उसको सियासत से निकालना मेरे ख्याल में सारी सियासत के लिए ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखना, पहले पीपल्स पार्टी कह रही थी और इवन मुस्लिम लीग नून कह रही थी, जिन्हें वो कामे पे निकाल दिया आपने। तो फिर अगर आपने अपनी बागडोर इन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में देनी है और ख़ुद इश्यूज़ को हल नहीं करना, तो हमेशा आप फिर रिसीविंग एंड पे होंगे। बहरहाल मैं कहता हूँ वो रेफरेंस भेजेंगे, मेरे ख्याल में 62 का भी रेफरेंस भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसे तस्लीम कर लें। मसला ये है कि तस्लीम कोई नहीं करता। जिसके खिलाफ आती है वो 4-5 बंदे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं, ये 5 बुत हैं, ये है, ये वो है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। लेकिन एक तरफ बुरान है, खौफनाक माशी बुरान है जिस पे कोई बात नहीं हो रही। एक तरफ आपका बलोचिस्तान डूबा, कोई बात नहीं हो रही। काबुल से करेला आ रहा है, वो पता नहीं क्या क्या डेवस्टेशन करता है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। तो यही कहानी चल रही है और हम और आप लगे। हिंदुस्तान की तरफ से भी पानी का वही सर, वो हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है। और तो इसमें यार क्या कुछ और ये आपकी स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ये आया है कोई 8 रुपये और 40 पैसे कम और अच्छी खबरें भी आने वाली हैं मेरे ख्याल में, इनको IMF देने लगा है। तो उस तरफ यार कोई बैठ के बात करें। ये जो रेंगलिंग है, मतलब लेकिन कैसा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस कौम का इस वक्त इशू ये नहीं है कि इमरान खान सादिक या अमीन है। इस कौम का इशू तो इस वक्त रोटी है ना, महंगाई है ना। इस कौम का इशू तो कुछ और है। वो तो कहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान करो, बच्चे को तालीम दो, ठीक है, सेहत की सहूलियात दो, रोटी दो, घी सस्ता करो, चीनी सस्ती करो। इमरान खान सादिक है या अमीन है, इस कौम का इस वक्त ये इशू नहीं है। लेकिन इमरान खान भी तो इन बातों से नहीं हटता। इमरान खान भी वो भी तो यही बातें करता है। ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ सियासत रिवॉल्व भी इन बातों के गिर्द कर, मैंने इनसे बात की। देखो ना, इस वक्त गवर्नमेंट में तो PDM है। मैंने कहा, राना सनाउल्लाह साहब मेरी शो पे, तो मैंने कहा राना साहब इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि हम ये अब तय करें कि हमें इस मकाम पर किसने, इमरान ने पहुँचाया है या आपने पहुँचाया है। यार 4 बंदे बैठो, कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को बुलाओ। मैं शब्बर ज़ैदी साहब के पास बैठा, आपके ख्याल में बैठ सकते हैं? यार नहीं बैठेंगे तो ये भी रुड़ जाएंगे, तो हम भी रुड़ जाएंगे। इमरान खान बैठेंगे? इमरान, आई डोंट नो, बट ही शुड सिट ऑन दिस इशू। बट ही इज नॉट विलिंग टू सिट। वो कहता है मैं चोर डाकू के साथ बैठूंगा नहीं। मैं एक और बात की, मैं कहा चोर डाकू के साथ। अब ये लहदा बहस है कि जिनको वो चोर डाकू कह रहा है, वो इमरान खान ने खुद फैसला सुना देना है कि ये चोर है, ये डाकू है, या कोई अदालती फैसला आना है। मुल्क में कोई आईन है, कानून है, अदालत है। अगर किसी के हवाले से कन्विक्शन है, चलो मियां नवाज साहब के हवाले से है, आप उनको कह रहे हैं। शहबाज शरीफ के हवाले से तो कोई कन्विक्शन नहीं, कन्विक्शन नहीं है। एक्यूज्ड, वो इज ऑन बेल है। एक्यूज का मतलब कॉन्विक्ट तो नहीं, कॉन्विक्टेड नहीं है, कॉन्विक्ट नहीं है वो। लेकिन ये जो है अपना मरियम कॉन्विक्ट है। और वो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि ब्रेक से पहले कुंडी साहब की तरफ मैं सवाल छोड़ के गया था। कुंडी साहब तफसीली जवाब दीजिएगा। अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, फ़ारूक हबीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहते हैं कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग हुई है, लेकिन वो केस आगे नहीं चला। तो वो केस आगे क्यों नहीं चला? और दूसरा, क्या आप लोग ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के नतीजे में डिसॉल्व हो जाए और इमरान खान पे 62(1)(f) का इतलाक होकर ताहयात नाअहली हो जाए? क्या ये आप लोगों का टारगेट है? देखिए, पहली बात तो है कि फ़ारूक हबीब को किसने रोका है। प्रॉब्लम ये है PTI के साथ कि वो कह रहे हैं कि हमारी तो हम तलाशी ले रहे हैं, हमने चोरी की है, हमने डाके डाले हैं, हमने प्रोहिबिटेड फंडिंग भी की है, लेकिन आप बाकियों का भी करें। हमें जो ECP ने जो चीज़ें हमसे मांगी थी, हमारी टीम से मांगी थी, हमने सारी प्रोवाइड की हैं। फ़ारूक हबीब के पास, इमरान खान साहब के पास, उनके पार्टी के जिस रुकन के पास हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ है, इलेक्शन कमीशन में जाएँ, वो जो केस चल रहा है उसमें वो जाके पार्टी बने और उस पर जाके प्रोवाइड करें अपनी डॉक्यूमेंटेशन। आज जो चीज़ हुई है इमरान के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मवाद नहीं प्रोवाइड किया, किसी और पार्टी ने। उनके अपने एक बुनियादी रुकन अकबर एस बाबर ने प्रोवाइड किया। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने क्या क्या जो है डाके डाले हैं, क्या क्या चोरी किया है, क्या क्या कुछ किया है। उनके अपने घर के भेदी ने उनको वो किया है, हमने नहीं किया, और इसीलिए जो है आज वो साबित। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें माजी में, अगर एक पार्टी के हेड के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर अगर आपने वही चीज़ की है कि आपने उसको ताहयात नाअहल किया है, तो फिर तो इसका भी हक बनता है कि इसको भी आप करें।
पार्टी तो क्या है, किसी और नाम से भी रजिस्टर हो जाएगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो है पार्टीज पे बैन आए हैं और फिर वो रजिस्टर हो जाती है। यानी कि आप चाहते हैं कि इमरान खान ताहयात नाअहल हों इस फैसले के नतीजे में? अगर ये जो दर्स देता है कि चोरी और डाकू, और जो मैंने पहले कहा है कि वो कभी साबित नहीं कर सका, आप अगर मुझे चोर या डाकू या मैं आपको कोई लक़ब दूं तो मैं पहले साबित करूंगा ना कि मैं आपकी कैरेक्टर से सजशी करूंगा। ये सुबह आके जो है भाषण शुरू करता है कि फ़लाँ चोर है और फ़लाँ डाकू है, अपने मुतालिक कुछ नहीं कहता कि मैंने कौन सी चोरी और मैंने कौन से डाके डाले हैं, वो तो नहीं बताता। आज तो वो साबित हो चुके हैं ना। फिर जो बाकियों के साथ होता है, फिर कानून एक पाकिस्तान हो चाहिए, दो पाकिस्तान नहीं हो चाहिए। हम कहते हैं वही कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान हो चाहिए जो एक पाकिस्तान हो, दो नहीं हो कि इमरान के लिए अलहदा कानून हो और बाकी पाकिस्तान के लिए अलहदा कानून हो। ये पाकिस्तान हमें कबूल नहीं है। हमें वो पाकिस्तान कबूल है मैं फिर अपना सवाल रिपीट कर रहा हूँ जिसमें सबको जो इंसाफ मिलना चाहिए। फैसल साहब, मैं फिर अपना सवाल रिपीट कर रहा हूँ, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि 62(1)(f) में इमरान खान की नाअहली हो सुप्रीम कोर्ट से और आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल हो। जो उसने चोरी की है, उसने डाका डाला है, उसने गलत बयानी से काम लिया है, उसने प्रोहिबिटेड फंडिंग की है, तो क्यों नहीं नाअहल होगा? अगर आप नवाज शरीफ को कहते हैं कि आपने जो है अंडरटेकिंग गलत दी है और आप ताहयात नाअहल हो चुके हैं, तो ये कोई आसमान से उतरा है? इसको आप नहीं कर सकते हैं? क्या ये आप कोई इसके लिए कोई पाकिस्तान में अलहदा आइन बना हुआ है, इसके लिए कोई अलहदा कानून बना हुआ है, या मतलब है कि आप कहेंगे नहीं ये जो कुछ भी करेगा उसके लिए खुलेआम मैदान है लेकिन बाकी के लिए कानून है? और कल को अगर साबित हो जाता है, कल को अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई इस तरह के शवायद सामने आते हैं जिसमें कोई ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग है, तो फिर जरदारी साहब भी उसकी जद में आए तो ताहयात नाअहल हो जाए। और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ऑलरेडी जो फैसला देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में ज़ाती तौर पर एक वकील की हैसियत से समझता हूँ, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, मैं ज़ाती तौर पर एक वकील की हैसियत से समझता हूँ कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। कुंडी साहब, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ वाला फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था वो दुरुस्त नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि राइट टू अ फेयर ट्रायल मिलना चाहिए था। 184(3) की जो रिस्ट्रिक्शन इन्वोक करके 100 मोटो केस चला के जिसका कोई राइट ऑफ अपील ही नहीं होता है, आपने ताहयात नाअहल कर दिया एक बंदे को जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा है। तो मुझे कानूनी तकाजे पूरे होते हुए उस प्रोसीडिंग में नजर नहीं। अब आप ये चाहते हैं कि सेम प्रोसीजर इमरान खान के साथ हो, तो एक तरह से आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एलाई होते हुए फेडरल गवर्नमेंट में वजारत खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है कि मियां नवाज शरीफ वाला फैसला भी दुरुस्त था फिर, और उस प्रेसिडेंट की बुनियाद पे आप इमरान खान की नाअहली क्लेम कर रहे हैं। देखिए, हमने नवाज शरीफ के फैसले को दुरुस्त नहीं कहा। हम कहते हैं अगर आप वो फैसला, अगर आज अदालतें कहती हैं कि वो फैसला दुरुस्त था, फिर ये फैसला भी होना चाहिए, या फिर अपने फैसले को वो रिवर्स करें। यहाँ पर तो कोई पता नहीं चलता कि एक हफ्ते एक फ़ैसला होता है, वही अपना फ़ैसला रिवर्स करके दूसरे हफ्ते एक और फ़ैसला सुना दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें तो अब पाकिस्तान में तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान, हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं, हम दो पाकिस्तान नहीं चाहते कि एक शख्स के लिए अलहदा पाकिस्तान हो और बाकी दुनिया के लिए अलहदा पाकिस्तान हो। ये पाकिस्तान हमें नहीं कबूल। हमें एक पाकिस्तान चाहिए जिसमें सबके लिए बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ हो। और जहाँ तक मेरे भाई ने बात की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। हमने हमेशा अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दी हैं, और एक शख्स जो जिसमें इनकारी है उसका नाम है इमरान खान। अगर वो जब हुकूमत में भी था, पाकिस्तान का कोई इशू होता था, चाहे वो कश्मीर के हवाले से होता था, चाहे इंडिया के हवाले से होता था, या पाकिस्तान की सलामती का कोई इशू होता था, तो उस वक्त की अपोजिशन जमातें सारी मौजूद होती थी। एक शख्स नहीं होता था जिसका नाम होता था इमरान खान। और आज भी अगर आज भी वो चाहता है कि पॉलिटिकल जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ तो आएगी, अदरवाइज़ मुल्क तबाह हो जाएगा। इसकी ऐसी स्टेबिलिटी नहीं होती। हम तो आज भी दावा देते आए, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी साइन करते हैं, चार्टर ऑफ जो है आप रिकॉन्सिलेशन साइन करना चाहते हैं, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये मुल्क होगा तो आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, बाकी सब होंगे। खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कुछ पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो ना आपकी सियासत होगी ना किसी और की सियासत होगी, फिर ऐसी रहेगी। आपने जो कहा कि आए बैठे चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करते हैं, अगर पीटीआई मानती है, इमरान खान आपके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर ये जो डिमांड है 62(1)(f) वाली, ये ख़त्म हो जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं। देखें, कानूनी तकाजे तो देखें, उसको फेस करना पड़ेगा ना। अब ये कहूँ कि जी आपने जो भी चोरी की, आपने जो भी डाके डाले, आप जो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग की, आपने जो भी गुनाह किया वो आपके माफ़ और आज आप इस पे साइन कर लें, ये तो नहीं हो सकता। देखें, एक चीज़ तो है, हम हमेशा ही कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिसाब किताब ज़रूर होना चाहिए।
हिसाब किताब तो ज़रूर होगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। देखें, मुल्कों में जंगें भी होती हैं, मज़ाकरात भी होते हैं, टॉक्स भी होते हैं, लेकिन ये कहें कि नहीं मैं बैठना चाहता हूँ लेकिन मेरी चोरी माफ़, मेरे डाके माफ़, मेरे प्रोविडेंट फंड माफ़, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, इजाज़त दीजिएगा शुएब साहब, मैं बात करना ये फरमाइएगा, आपके पास टाइम है? जी जी फरमाए मैं गुजारिश करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, मैं इनकी बात सुनी बड़ी तफसील के साथ, जब बार बार चोरी और डाके की बात करते हैं तो खुदा के लिए यार कम से कम वो जजमेंट, वो आर्डर जो आज आया है उसको पढ़ तो लें, चोरी और डाके का मतलब तो समझ लें। ये नामुनासिब है कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस आर्डर को सामने रख के करें। दूसरी बात यह है कि फ़ॉरेन फंडिंग क्या होती है, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आप वो इंटरव्यू देख लें और बिलावल भुट्टो साहब की वो तकरीर सुन लें जिसमें उन्होंने ख़ुद कहा है कि उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ साहब ने $10 मिलियन लिए और इनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश की। और इस पे मैं बताऊं कि ये जो उस वक्त जो उसमें वन ऑफ दी पार्टनर थे उसामा बिन लादेन के, वो ख्वाजा खालिद थे। ख्वाजा खालिद को बाद में मर्डर कर दिया गया था, आपको याद होगा, कर्नल इमाम के साथ। उसका बेटा है उसामा, उसमें उसने ख्वाजा खालिद ने उसके नाम पे उसामा नाम रखा था। उसने आज मुझे मैसेज किया, वो ये कहता है नवाज शरीफ टुक $10 मिलियन फ्रॉम उसामा बिन लादेन थ्रू माई फादर एंड माई कजन डिलीवर्ड दैट मनी टू नवाज शरीफ, सो नवाज शरीफ एंड कोई सबूत है? आगे उसने लिखा मी एंड माई कजन आर रेडी टू बिकम विटनेसेस एंड विल गिव एन एफिडेविट। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके पीडीएम के अंदर बैठे हुए, जो इस पीडीएम के एक लिहाज से आप खालिक समझें या जो मौजूदा गवर्नमेंट के खालिक समझें, उन्होंने खुद नवाज शरीफ साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने $10 मिलियन लिए हैं। इसको कहते हैं फॉरेन फंडिंग। अब आप आ जाएं इस मौजूदा वाले ऑर्डर पे। आप एक बात जो फरमा रहे हैं, जो फरूख हबीब ने कहा, गलत कहा, सही कहा, अब जो यहाँ ईसीपी ने गलत किया है वो ये किया है। अच्छा, एक सवाल मेरा भी आपसे है, मैं आगे चलते हैं शुएब साहब आगे चलते हैं, वो नुक्ता बदल जाएगा ना, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल है आपसे इसी से रिलेटेड। आपने कहा कि उसामा बिन लादेन से मुबैना तौर पे नवाज शरीफ ने $10 मिलियन लिए बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए। अच्छा जी, ये बेनज़ीर आप कहते हैं कि अपना इंटरव्यू और बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू है, बेनज़ीर और बिलावल भुट्टो का ये इंटरव्यू है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं उनकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ये आज हामिद मीर साहब ने मेरे साथ टॉक शो में भी उनके इंटरव्यू चलाए हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। ये इंटरव्यू उनके मौजूद हैं, बेनज़ीर के और बिलावल भुट्टो साहब के, जो सिटिंग मिनिस्टर है। ये ठीक है, आपने कहा कि इसको बोलते हैं फॉरेन फंडिंग, एफिडेविट ऑफ आपने आपने कहा कि इसको बोलते हैं फॉरेन फंडिंग। तो जो वूटन क्रिकेट कंपनी की तरफ से हुई है या ब्रिस्टल इंजीनियरिंग की तरफ से हुई है या दीगर 350 फॉरेन कंपनीज का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज के फैसले में लिखा है, उसको नहीं बोलते हैं फॉरेन फंडिंग? देखें, फॉरेन कंपनी इफ ओन्ड बाय द पाकिस्तानी, वो फॉरेन फंडिंग नहीं होती। जैसे आपने खुद किया, किसी ने $50 किसी को वहां के लोगों को दे दिया, वो इर्रेगुलरिटी। देयर आर सर्टेन कंपनीज व्हिच आर नॉट ओन्ड बाय पाकिस्तानीज। सुने, कुछ कंपनीज हैं व्हिच आर नॉट ओन्ड बाय पाकिस्तानीज। देखिए, मैं कहता हूं शोकाज का जवाब देगी पीटीआई। अगर ये साबित हो जाता है कि गलत पैसे आए हैं, इर्रेगुलर अमाउंट आई है, तो वो कन्फिस्केट करेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ है लॉ में। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूं कि देखें, हनीफ अब्बासी केस में जो कि रिपोर्टेड है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 189 में, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का आप ऑडिट भी कराएं और उसके अकाउंट्स भी वेरीफाई कराएं, चेक कराएं। जब ये जजमेंट और ऑर्डर आ गया तो फिर इनको चाहिए था कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही दफा फाइनल ऑर्डर करते, जजमेंट देते, ऑर्डर करते, शो कॉज नोटिस देते। मैंने सईद काजी साहब की तरफ जाना है, मुझे क्विकली एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, डिटेल में ना जाइएगा। उसके बाद मैंने काजी साहब की तरफ जाना है कि मियां नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली का जो फैसला था, आपकी नजर में वो दुरुस्त था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसको क्या कह सकते हैं कि गलत था या सही था, वो सब्सिक्वेंटली साबित हुआ क्योंकि उनको कन्विक्शन हो गई सब्सिक्वेंटली। वो कन्विक्शन मींस कि जो कुछ होनी चाहिए, ये फैसला नहीं किया था
सुने ताहयात नाइली चले। मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई मिस डिक्लेरेशन मियां नवाज शरीफ की तरफ से हुई भी होगी तो उसको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 62(1)(f) में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन 63 के अंदर, आइन के अंदर ही लिखा हुआ है, अगर आपने रेप किया है, अगर आपने मर्डर किया है, अगर आपने तौहीन अदालत किया है तो मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन जो आपने सफर करनी है वो 5 साल है। अगर आप नैब के कॉन्विक्ट है, आपने करप्शन की है तो आप 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं टू बिकम अ पार्लियामेंटेरियन। यहाँ पे सादिक और अमीन की बात करते हुए ताहयात ना अहली नवाज शरीफ की, आपको एक वकील की हैसियत से, एक जूरिस्प्रूडेंट की हैसियत से, एक आईनी माहिर की हैसियत से ये बात इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दुरुस्त लगती है कि तौबा का दरवाजा तो कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी बंदे पे बंद नहीं किया, तो इंसान इंसान पे कैसे बंद कर सकता है और ये प्रिडिक्शन कर सकता है कि ये सारी जिंदगी के लिए अब ना तो सादिक है ना ही अमीन है। देखिए, पहली बात तो यह है कि चूंकि इस पे जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच की, उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया है 63 को, तो उस पे कमेंट करें आप, फेयर बजाय हम आप फेयर कमेंट करें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो क्या हुआ दूसरी। हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं ना, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं कि दोबारा इस पे सुप्रीम कोर्ट बार ने भी पिटीशन फाइल कर दी है कि जी उस जजमेंट को रिव्यू किया जाए। नाउ द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, लेट द कोर्ट शुड फाइनली डिसाइड। चले मुझे इजाजत दीजिए, तो मेरी राय आज भी यही है, मेरी राय। मैं आता हूं आपकी तरफ वापस, आते शेख साहब वापस आ। एक और बात करूं, हमारा दोस्त कुंडी साहब बैठे हैं पीपल्स पार्टी के, हम तो पुरानी पीपल्स पार्टी के लोग थे। बात ये यूनुस हबीब वाला क्या मामला था, जब ये IGI बनी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ, वो तो सारा सुप्रीम कोर्ट में है। नवाज शरीफ साहब ने जो फंड लिए, यूनुस हबीब ने आके टीवी पे बताया कि कितना उन्होंने माल लिया और सबके नाम लिए जिन लोगों को माल मिला था। और मैं मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उनसे मेरी बात होती रहती थी, ये जो थे जनरल हमीद गुल साहब। तो ये यार सारा होता रहा है। अब सवाल होता क्या है, होता ये है कि जब पीपल्स पार्टी को का हाथ पकड़ लेती है एस्टैब्लिशमेंट तो कहती है दूजे नू रगड़ दो, दूजे जो एस्टैब्लिशमेंट हाथ पर दीजिए और इसी तरह फुटबॉल बने रहेंगे हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है। और दूसरी बात है उनकी, यहाँ पे सबके साथ एक सलूक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर पीपल्स पार्टी 1970 का मंशूर निकाले जिसको उसने अबंडन कर दिया है। क्या यहाँ एक पीएन और जो मलिक रियाज साहब हैं वो एक हो सकते हैं? यहाँ पे जो तबकाती तकसीम की है और इस तबकाती तकसीम या पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, हालांकि पीपल्स पार्टी वर्किंग क्लास की पार्टी थी, तो वो किधर है एक मुझे बताएं। मतलब यहाँ पे आपने चार्टर, कौन सा चार्टर आपने किया था? मैं आज कहता हूँ निकालें अपना मंशूर, हम इसीलिए तो आए थे इसमें। अब आज सारे सरमाएदारों की पार्टी हैं, कोई वर्किंग क्लास की पार्टी है क्या? पूरी असेंबली में वर्किंग क्लास का एक नुमाइंदा मौजूद है या किसी किसान का एक नुमाइंदा मौजूद है? सारे के सारे जो है आपने टेक ओवर कर लिया और आप बराबरी की बात करते हैं। आप लड़ते रहें और इसी तरह से चलते रहें एजेंडे। चूंकि आप मैं आपको बात बताऊँ, और मैंने आज अपने टीवी पे भी ये कहा कि यार एक भी हमने ट्रांसमिशन नहीं रखी कि बलूचिस्तान के अवाम पे क्या गुजर गई, कराची के अवाम पे क्या गुजरती है, ये लाहौर में जनाब क्या हो रहा है यहाँ पे जब बारिश आती है। कोई सोशल इशू नहीं है। ये आपस में बड़े माल के जो ठेकेदार हैं आपस में लड़ रहे हैं यार। नहीं, बलूचिस्तान पे हम क्यों ट्रांसमिशन नहीं करते? मुझे बताएं ना क्यों नहीं करते? आप बताएं ना क्यों नहीं करते? इसलिए कि हम जो नॉन इश्यूज हैं, ये नॉन इश्यूज हैं सारे। एक पाकिस्तान के जो 24 करोड़ लोग हैं उनका क्या ताल्लुक है इस बात से कि इमरान खान नायल हो जाए या नवाज शरीफ नायल हो जाए? नवाज शरीफ का और इन तमाम लोगों का जो बिलियनर्स हैं इस मुल्क की आम आदमी की इकोनॉमिक रियलिटी से इनका क्या लेना देना है? एक पार्टी थी पीपल्स पार्टी, एक जुल्फकार अली भुट्टो का मंशूर था, यहीं लाहौर में लिखा गया था। यार हमें अब लड़ रहे हैं दो बड़े मालियाती जो कुंडी साहब से लेते हैं, टकराव हो रहा है और बंदे जलील हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जिक्र बार बार काजी साहब कर रहे हैं, तो आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क जरूर दें। देखिए, काजी साहब का जमहूरी हक है। देखिए, हमारा बिल्कुल पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसमें चेंजेस भी आती रहती हैं। उसमें ये नहीं है अगर इनका मलिक रियाज साहब को इशू है तो मलिक रियाज साहब एक पूरा ट्रांसमिशन कर ले, प्रोग्राम कर ले। मैं तो मलिक रियाज को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठा हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जो कि नहीं कर रहा। नहीं, मैं अच्छा बात तो मैं कर लूँ ना, मैंने सुन लिया तसल्ली से, मुझे जवाब तो दे देना ना। आप करें ना करें ये आपका अपना एक मौक़िफ़ हो सकता है, मैं जो करूँगा मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ है। देखिए, जो भी है मतलब है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं मानता हूँ कि जो है यहाँ पे जो एलीट क्लास है या जो तबका है जो जिनके पास पैसे हैं उन्होंने पार्टीज़ में मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ में टेक ओवर किया हुआ है। अगर आप जिस पार्टी को भी देखें, ये लोग जो पैराशूटर्स हैं ये आते हैं हर पार्टी में, मेरी पार्टी में भी होंगे और बाकी जमातों में। अगर आप ज़रा जो है तफसील से अगर आंखें
घुमाएं तो होगा। लेकिन अगर आपने ट्रांसमिशन नहीं किया है, अब आपकी ट्रांसमिशन का जो है वो तो आपके चैनल ने फैसला करना है कि आपने ट्रांसमिशन करना है या नहीं करना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो नहीं डिसाइड करना कि आप ट्रांसमिशन करें या ना करें, ये तो आपने ही डिसाइड करना है कि आप ट्रांसमिशन करें। जहाँ तक मेरे भाई ने बात की थी उसामा बिन लादेन के हवाले से, बिल्कुल ये हुआ था। बीबी ने स्टेटमेंट दी थी, बीबी शहीद ने। उसके बाद बीबी शहीद और जो है मियां नवाज शरीफ के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी। हम में कम से कम हमारी पार्टी, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। कुंडी साहब, हमने माफ़ी भी, आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।